जय साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार टारगेट ऑन से। मैं अविनाश पाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और आप अपनी आगामी परीक्षा के लिए खुद को लगातार मजबूत कर रहे होंगे। चलिए, आप सबको पता है कि हम लोग त्योहारों के सीजन में चर्चा कर रहे थे प्रस्तावना के ऊपर, और हम लोग बहुत शानदार तरीके से ये बोले थे कि हम लोग दो भागों में भारत के संविधान की प्रस्तावना को जानने का, बूझने का, समझने का प्रयास करेंगे। पहला खंड आप इसका देख चुके हैं, आज हम इसके दूसरे खंड पे चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने अपनी चर्चा में प्रस्तावना के ऐसे विवरणात्मक प्रश्नों को जाना है जो परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम इस क्लास में प्रस्तावना में प्रयोग किए गए उन विशेष शब्दों का अध्ययन करेंगे जिनका भारत के संविधान में विशेष महत्व है। जैसे समाजवाद क्या है, गणतंत्र क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, इन सब चीजों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको सिखाया है, चर्चा में मैंने आपको सिखाया कि जो संविधान हम 22 भागों में 395 अनुच्छेद में और 12 अनुसूचियों में पढ़ते हैं, अगर उसको एक झलक देखना हो, उसका एक जीस्ट निकाल, आत्मा निकाल के देखना हो, वो हम प्रस्तावना में पढ़ सकते हैं। यानी प्रस्तावना पूरे संविधान का एक परिचय पत्र है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जैसे हमारे आपके जीवन में जो वैल्यू आधार कार्ड की है, वही वैल्यू हमारे संविधान में किसकी है? प्रस्तावना की है। प्रस्तावना हमारे संविधान का एक परिचयात्मक भाग है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान का आमुख कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है, मूल आत्मा कहा जाता है। हाँ, एक चीज याद रखना है, अगर कभी ये पूछ लेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे संविधान की आत्मा मानते हैं, तब हम क्या बोलेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो अनुच्छेद 32 यानी मौलिक अधिकारों के 6वें जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो उसको संविधान की आत्मा मानते हैं। बाकी संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहकर संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना का विचार हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है, उसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेहरू जी ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, वही हमारे संविधान की प्रस्तावना में आज भी परिलक्षित होता है। फिर मैंने आपको सिखाया होगा कि प्रस्तावना की आज संवैधानिक स्थिति क्या है। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है, अतः संसद इसमें संशोधन कर सकती है, किंतु संशोधन उसी सीमा तक किया जाएगा जहां तक संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होगा। हम प्रस्तावना को लेकर के न्यायालय नहीं जा सकते। प्रस्तावना न्याय योग्य, वाद योग्य, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे देश का लक्ष्य बताया गया है, देश का टारगेट बताया गया है कि देश हमको क्या देना चाहता है। जितना देश दे पाएगा हमको देगा, नहीं और आगे प्रयास करता रहेगा। तो प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं होती है और प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। ये बात कहां कही गई थी? केशवानंद भारती वाले वाद में। और अब तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके माध्यम से प्रस्तावना के पहले पैराग्राफ में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और 6वें पैराग्राफ में और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इसके अलावा कोई और संशोधन हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कैसे कैसे किन शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन शब्दों का क्या महत्व होता है। इसे आइए देखते हैं। आप देखेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है। तो प्रस्तावना की शुरुआत में क्या क्या बोला गया है? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी संविधान बनाने का पूरा हिस्सा किसको दे दिया गया, पूरा श्रेय किसको दे दिया गया? हम भारत के लोगों को। अब क्या कहा गया? हमारा देश कैसा देश है? हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, हमारा देश एक समाजवादी देश होगा, हमारा देश एक पंथ निरपेक्षता वाला देश होगा, हमारे देश में लोकतंत्र पाया जाएगा, हमारे देश में गणराज्य पाया जाएगा, और हमारे देश का उद्देश्य है कि नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, नागरिकों को स्वतंत्रता दिया जाएगा और नागरिकों को समानता दिया जाएगा। हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है? हम अपने देश की एकता को बचा के रखने का काम करेंगे, हम अपने देश की अखंडता को बचा के रखने का काम करेंगे, और हम अपने देश में क्या करेंगे? बंधुता को बचाने का प्रयास करेंगे। और इसके माध्यम से क्या कहा गया कि कौन सी तारीख को संविधान स्वीकार किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया है? हमारा संविधान स्वीकार करने का काम किया गया है।
कैसे स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा ने इसको अंगीकृत किया था, इसको अधिनियमित किया था और इसे क्या किया था? आत्मर्पित करने का काम किया था। इन शब्दों का क्या मतलब होता है, आज हम इसे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। यानी भाई, अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान की प्रस्तावना पढ़े, ध्यान समझेंगे, अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करे तो प्रस्तावना का अध्ययन करने वाला व्यक्ति हमारे देश के बारे में किन किन चीजों के बारे में जान जाएगा? प्रस्तावना का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ये जान जाएगा कि भारत देश में शक्ति किसके पास है। यानी प्रस्तावना ये बताती है कि भारत देश में शक्ति का स्रोत कौन है, पावर किसके पास पाई जाती है। तो प्रस्तावना में शक्ति के स्रोत का वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना पढ़ के यह भी पता चलता है कि भारत देश का स्वरूप कैसा है। क्या पता चलता है? हमारे देश के स्वरूप का भी क्या करता है, यहां पे पता चलता है। और तीसरा, प्रस्तावना पढ़ के ही ये पता चलता है कि हमारे भारत देश का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, देश हमको क्या देना चाहता है। और चौथा, प्रस्तावना पढ़ के ही पता चलता है कि हमारा जो संविधान है ये किस तारीख को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना ही बताती है कि संविधान को कब स्वीकार किया गया। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे देश की प्रस्तावना पढ़े तो इन बातों को जान जाएगा। पहले क्या जान पाएगा कि भारत में शक्ति किसके पास है, भारत देश का क्या है, लक्ष्य क्या है। और फिर क्या जान जाएगा? फिर जान जाएगा हमारे देश का स्वरूप क्या है। क्या जान जाएगा? जान जाएगा कि हमारे देश का लक्ष्य क्या है, हमारा देश लोगों को क्या देना चाहता है। और क्या जान जाएगा? कि संविधान किस तारीख को स्वीकार हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? हम भारत के लोग, ध्यान से पढ़ेंगे, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी संविधान को बनाने का पूरा जो श्रेय था वो संविधान सभा के लोगों ने भारत के लोगों को दे दिया। उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम संविधान सभा के लोग, या मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या मैं भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि भैया हमारे यहाँ ये संविधान बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। क्या बोला गया? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों। क्या बोला गया? प्रस्तावना की शुरुआत ही कहां से होती है? हम भारत के लोगों से होती है। यानी ये शब्द ये बताता है कि हमारे भारत देश में पावर किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। बी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान बनाए रखने और संविधान को और मजबूत करने की जिम्मेदारी किसकी? हम लोगों की है। हमने अपना संविधान बनाया है, हम इस संविधान को बना करके रखेंगे और हम इसे और मजबूत भी करेंगे। कैसे? समझिए, अगर अभी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहिए कि मैं इस भारत के संविधान को नहीं मानता हूं, कोर्ट बोलेगा क्यों नहीं मानते? आप कहेंगे जब ये संविधान बना तब ना तो मैं इसका हिस्सा था, ना तो मेरे दादा परदादा इसके हिस्सा थे, तो हम क्यों इस संविधान को माने? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा जाकर के प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ो। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? कि हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। यानी प्रस्तावना में लिख दिया गया है इस संविधान को हम लोगों ने बनाया है। बनाया भले संविधान सभा के लोगों ने, उन्होंने ये शब्द लिखकर ही बता दिया कि भारत में पूरी की पूरी पावर किसके पास पाई जाती है? भारत की जनता के पास पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, समझिए, मान लीजिए कि ये हमारे भारत देश की 200 करोड़ जनता है, 200 करोड़ जनता है। अब ये जो भारत देश की 200 करोड़ जनता है, क्या ये भारत देश में शासन कर सकती है? आप सोचिए, क्या भारत देश में 200 करोड़ जनता एक साथ इकट्ठा होकर के कहीं पर बैठ करके कोई नियम कानून बना सकती है? नहीं बना सकती। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने में से कुछ लोगों को चुन करके हम लोग क्या करते हैं? संसद में भेज देते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें सांसद कहा जाता है। हम कहते हैं कि हम शासन नहीं करेंगे, हमारी ओर से आप संसद में चले जाओ और आप जाके शासन करो। जितने लोग सांसद बन के जाते हैं, इन्हीं लोगों में से क्या किया जाता है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को क्या बना दिया जाता है? कुछ लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। और इन्हीं मंत्रियों में से एक व्यक्ति क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। और वो राष्ट्रपति के साथ मिलकर के क्या करता है? हमारे देश को चलाता है। अब आप देखिए, राष्ट्रपति कोई व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो मंत्री है। कोई व्यक्ति मंत्री क्यों है? क्योंकि वो सांसद है। कोई व्यक्ति सांसद क्यों है? क्योंकि उसको जनता ने चुना है। जनता ने चुना तभी आप सांसद, तभी आप मंत्री, तभी आप प्रधानमंत्री। अगर बनारस के लोगों ने मोदी जी को एज सांसद ना चुना होता
तो क्या आज वो प्रधानमंत्री होते? न होते। यानी हमारे यहाँ पावर अगर आप देखेंगे तो शासन करने की जो शक्ति है वो किस में पाई जाती है? वो जनता में पाई जाती है। तो आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे प्रस्तावना का जो पहला शब्द है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो ये बताता है कि भारत में शासन करने की पूरी पावर जो है वो भारत के लोगों में है। अब देखिए फिर इसमें क्या बोला गया है, हम अपने देश को कैसा बनाएंगे? तो बोला गया है पहला, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। पहला शब्द क्या लिखा है? हमारा देश कैसा है? तो हमारा देश जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब क्या होता है देखेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को एक बार में संप्रभुता भी कहा जाता है। संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा देश, ध्यान समझेंगे, कोई भी ऐसा देश कोई भी ऐसा देश जो अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों में किसी भी अन्य शक्ति के दबाव में न काम करता हो बल्कि स्वेच्छा से काम करता हो, उसे संप्रभुता वाला देश कहा जाता है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाता है। यानी जिस देश की आंतरिक नीति और उसकी विदेश नीति उसके खुद के हाथ में हो, किसी के दबाव में ना हो, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है। भारत को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है कि नहीं खेलना? हम अपने आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? हम सिंधु जल समझौते को रखेंगे कि तोड़ देंगे? ये सब कौन डिसाइड करता है? भारत डिसाइड करता है। तो प्रस्तावना ही बता रही है, पहला शब्द बता दे रहा है कि भारत एक ऐसा देश होगा जिस पर किसी का दबाव नहीं काम करेगा। भारत एक ऐसा देश होगा जिस पर किसी का दबाव नहीं काम करेगा। भारत अपने आंतरिक मामलों में और अपने बाह्य मामलों में ये किसी के अधीन नहीं होगा, ये अपने मन से काम करेगा। 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, हमारी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी। पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 से 18, दूसरा वर्ल्ड वार हुआ 1939 से 45। उस दोनों वर्ल्ड वार से हमारा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया? हमको वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया। तो काहे की संप्रभुता? आज रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, भारत किसकी ओर से जाएगा? हम डिसाइड करेंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम डिसाइड करेंगे। भारत पेट्रोलियम अमेरिका से लेगा कि गल्फ कंट्रीज से लेगा? हम डिसाइड करेंगे। लेकिन आजादी के पहले ये सब कौन डिसाइड करता था? अंग्रेज डिसाइड करते थे। तो संप्रभुता का मतलब है कि कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में किसी राज्य को दो भागों में तोड़ना है तो यूएनओ नहीं डिसाइड करेगा, भारत की संसद डिसाइड करेगी। हम पाकिस्तान के प्लेयर को अपने आईपीएल में नहीं खिलाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग संपूर्ण बहुत संपन्न राष्ट्र हैं। दूसरा क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण बहुत संपन्न। फिर क्या लिखा है? हम अपने देश को समाजवादी देश बनाएंगे। बड़ा चर्चा का विषय रहता है, बड़ा ये चर्चा का विषय, शब्द बहुत तब चर्चा का विषय रहता है। एक पार्टी भी हमारे समाजवादी पाई जाती है। तो प्रस्तावना बता रही है कि हमारा देश कैसा होगा? हमारा जो देश है वो समाजवादी होगा। देखिए समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, ध्यान समझेंगे, समाजवाद का मतलब होता है एक ऐसे शासन या देश को आप समाजवादी कहेंगे जहां देश के पास जो कुछ भी संसाधन होगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, देश के पास जो कुछ भी संसाधन होगा उस पर एक वर्ग का, एक समुदाय का कब्जा नहीं होगा, बल्कि उसको सभी में बराबर बांटा जाएगा। यानी संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा, संसाधनों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। संसाधनों तक हर व्यक्ति की बराबर पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसे मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए हमारा देश समाजवादी है, यानी भारत देश के पास जो कुछ भी संसाधन होगा वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, एक समुदाय का नहीं होगा, एक वर्ग का नहीं होगा, उसको ऐसे वितरित किया जाएगा कि सभी में बराबर उसकी पहुंच हो। जैसे देखिए आप सोचिए ट्रेन, रेलवे हमारे यहाँ किसकी संपत्ति है? रेलवे हमारे यहाँ देश की संपत्ति है। अब रेलवे अगर देश की संपत्ति है और देश हमारा समाजवादी है तो रेलवे में चढ़ने का अधिकार किसका होगा? अमीर का भी होगा, गरीब का भी होगा, सबका होगा। अब हमारे यहाँ क्या किया गया? रेलवे में एक डब्बा होता है एसी का और एक डब्बा कौन सा होता है? स्लीपर का। और एक डब्बा कौन सा होता है? एक होगा एसी वाला, एक होगा स्लीपर वाला और एक होगा जनरल वाला। देखिए ट्रेन चूंकि देश की संपत्ति है तो ये जो जनरल बोगी लगा है ना, ये देश के समाजवाद को दिखा रहा है। रेलवे देश की संपत्ति है तो गरीब आदमी भी ट्रेन में यात्रा करेगा। लेकिन अगर यही रेलवे अभी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए
इसी को भी अंबानी और अडानी ग्रहण कर लें तो अंबानी और अडानी समाजवादी नहीं है, वो पूंजीवादी है। वो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो सबसे पहले जनरल वाले डिब्बे को गायब करेंगे और एक एसी का डिब्बा क्या करेंगे और लगा देंगे क्योंकि उनका उद्देश्य है लाभ कमाना, पूंजी कमाना। हमारा देश समाजवादी है, देश का उद्देश्य क्या है, हमारा कल्याण करना। याद करिए कोविड का इंजेक्शन हमारी सरकार ने बनाया, तो कोविड के इंजेक्शन कैसे लगा था, पैसा लेकर के कि फ्री में? नाम, जाति, वर्ग, लिंग, रंग, वजन, लंबाई, चौड़ाई, वजन ये देख के लगा था कि सबको लगा था? देश हमारा समाजवादी है, देश ने कोविड का इंजेक्शन बनाया, उसने हर व्यक्ति को फ्री में लगाया। अगर यही इंजेक्शन कोई उद्योगपति बनाया होता, अंबानी अडानी कोई पूंजीवादी व्यक्ति बनाया होता तो पैसा लेके लगाता। हो सकता है ये व्यवस्था देता कि 2000 रुपए दोगे तो घर में आकर के लगा के जाएंगे। लेकिन हमारे देश ने कोविड का इंजेक्शन बनाया, सबको फ्री में लगाया। प्राइमरी स्कूल में आप जो पढ़ने जाते हैं तो एडमिशन फ्री में होता है, देश समाजवादी है। अंबानी के स्कूल में पढ़ने जाएंगे या प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है कि देश के पास जो कुछ भी संसाधन होगा वो कुछ लोगों के हाथ में नहीं होगा, उसको सब में क्या किया जाएगा, उसका सब में बराबर वितरण किया जाएगा। हर व्यक्ति की उसकी बराबर पहुंच होगी। ट्रेन में जनरल डिब्बा लगना देश का समाजवाद दर्शाता है। फिर क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष। देखिए पथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसी को धर्म निरपेक्षता बोल देते हैं। हालांकि दोनों शब्द में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आप दोनों को एक ही मान के चलिए, पथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। देखिए ये क्या मतलब होता है, आजकल आप देखते होंगे कई लोग ये बात भी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्तावना से शब्द हटाना पड़ेगा, कौन सा, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। देखिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ऐसे राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र के पास अपना कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो बल्कि वो सभी धर्मों का सम्मान करता हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, सनातन, पारसी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारे यहाँ दिवाली पे छुट्टी चल ही रही है, हमारे यहाँ होली पे भी छुट्टी होती है, बकरीद पर भी छुट्टी होती है, ईद पर भी छुट्टी होती है, बुद्ध पूर्णिमा पर भी छुट्टी होती है, जैन महावीर जयंती पर भी छुट्टी होती है। अगर भारत किसी एक धर्म के लिए देश होता तो हर त्योहार पे छुट्टी ना होती। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, उसका राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है, वहां दिवाली पे छुट्टी नहीं होता होगा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है ऐसा कोई राष्ट्र जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो लेकिन उसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो बल्कि वो सभी धर्मों के कल्याण के लिए काम करता हो, तो उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत है, भारत में हम एक धर्म के लिए काम नहीं करते, हम सभी धर्मों के लिए काम करते हैं। हम कहते हैं कि माघ मेला लगेगा सनातन धर्म के लिए, हज जाने के लिए सब्सिडी दिया जाएगा इस्लाम के लिए। तो आप क्या बोलेंगे, पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता का मतलब है कि एक धर्म के लिए देश काम नहीं करेगा, सभी धर्मों के लिए काम करेगा, उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। देखिए धर्म के आधार पर राज्य 3 प्रकार के होते हैं, समझेंगे। धर्म के आधार पर राज्य 3 प्रकार के होते हैं। कुछ राज्य देश ऐसे होते हैं जिनका अपना कोई विशेष राष्ट्रीय धर्म होता है, ऐसे देशों को सैद्धांतिक राष्ट्र कहा जाता है। ये खुल करके बोलते हैं कि हाँ मेरा राष्ट्रीय धर्म ये है। एक होते हैं नास्तिक देश, नास्तिक देश उन्हें कहा जाता है जो देश धर्म नामक संस्था में विश्वास ही नहीं करते, उन्हें नास्तिक देश कहा जाता है। और एक होते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऐसे राष्ट्र जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं लेकिन उनका अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, ऐसे राष्ट्रों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। तो जिसका अपना राष्ट्रीय धर्म हो वो सैद्धांतिक राष्ट्र, जो धर्म नामक संस्था को मानता ही ना हो वो नास्तिक राष्ट्र, और जो सभी धर्मों को मानता हो, सबके कल्याण के लिए काम करता हो लेकिन उसका कोई विशेष धर्म ना हो, उसे क्या बोला जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के संबोधित किया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की श्रेणी में ही आता है जो प्रस्तावना में साफ साफ लिख करके बताया गया है। फिर क्या लिखा है, हम अपने भारत देश को फिर क्या बनाएंगे, हम अपने भारत देश को क्या बनाएंगे भैया, प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवाद, हम यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करेंगे। लोकतंत्र यानी अगर कोई व्यक्ति प्रस्तावना पढ़े तो जान जाएगा कि भारत देश में क्या पाया जाता है, भारत देश में लोकतंत्र पाया जाता है, भारत देश में डेमोक्रेसी पाई जाती है, लोकतंत्र पाया जाता है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की बहुत अच्छी परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया। कमेंट करके बताइएगा ये परिभाषा किस राष्ट्रपति ने दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता पर शासन है।
कहा यहां जनता शासन करती है, जनता के द्वारा शासन करती है और जनता पर शासन करती है। मोदी जी शासन कर रहे हैं, जनता का ही हिस्सा तो है। मोदी शासन कैसे कर रहे हैं? डीएम एसडीएम के माध्यम से शासन कर रहे हैं। डीएम एसडीएम भी क्या है? जनता है। और किस पे शासन हो रहा है? हमारे आपके ऊपर शासन हो रहा है। कल आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप भी तो जनता हैं। वही डीएम एसडीएम आपके लिए काम करेगा, वही डीएम एसडीएम भी जनता है और हम लोग भी जनता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता का शासन हो उसे लोकतंत्र कहा जाएगा, जहां राजा का शासन हो राजतंत्र है। अब ये लोकतंत्र भैया दो तरीके का होता है। कैसे कैसे दो तरीके होता है? एक लोकतंत्र ऐसा होता है इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, और एक को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या हो गया मतलब समझेंगे। हमारे भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया गया है। समझिए, अगर किसी देश की आबादी कम है, जैसे वो 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख तक है, तो वहां जनता सीधे शासन कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक देश है, एग्जांपल तो मान लीजिए एक देश है जिसकी आबादी 50 करोड़ है। कितनी है? 50 करोड़ है। और एक देश की आबादी मान लीजिए 20 लाख है। और इन दोनों देशों ने कहा कि हम अपने यहां मतदान की उम्र 18 से घटा कितना करेंगे? 14 साल करेंगे। अब देखिए काम कैसे होगा। 20 लाख लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, 20 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा होकर ये फैसला कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन क्या 50 करोड़ लोगों को एक साथ कहीं इकट्ठा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो आप क्या बोलेंगे? जहां की आबादी कम होती है वहां पे जनता सीधे शासन करती है, खुद चीजों का निर्णय लेती है। लेकिन जहां जनसंख्या ज्यादा होती है वहां जनता अपना प्रतिनिधि भेज करके शासन करती है। जैसे हमारे भारत की जनसंख्या ज्यादा है, हम खुद शासन नहीं करते, हम अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करते हैं। हम विधानमंडल में अपना विधायक भेज देते हैं, हम पंचायत में अपना प्रधान भेज देते हैं, हम ब्लॉक में अपना बीडीसी भेज देते हैं, हम जिला पंचायत में अपना जिला पंचायत मेंबर भेज देते हैं, हम संसद में अपना सांसद भेज देते हैं और कहते हैं तुम शासन करो, मेरी बिहाफ में तुम शासन करो। अच्छा शासन करेगा 5 साल बाद फिर भेजेंगे, नहीं करेगा हटा देंगे। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जहां जनता खुद सारा फैसला ले। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे। जैसे आप एक लाइन में आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे लोकतंत्र का सीधा मतलब होता है जहां शासन की बागडोर जनता के हाथ में हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता पर शासन है। लेकिन लोकतंत्र को आप ध्यान से देखेंगे तो लोकतंत्र दो तरीके का होता है। एक को कहा जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक को कहा जाएगा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर जिन देशों की आबादी कम होती है, जनसंख्या कम होती है, वहां जनता सीधे शासन कर सकती है। लेकिन अगर किसी देश की आबादी ज्यादा है तो 100-150 करोड़ लोग एक साथ मिलकर कैसे शासन करेंगे, कोई फैसला कैसे लेंगे? तो वहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है। वहां जनता अपना प्रतिनिधि चुन करके भेज देती है और प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। भारत की आबादी ज्यादा है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही अपनाया गया है। हम अपना प्रतिनिधि पंचायत में प्रधान के रूप में भेज देते हैं, हम अपना प्रतिनिधि ब्लॉक में बीडीसी के रूप में भेज देते हैं, हम अपना प्रतिनिधि जिला में जिला पंचायत मेंबर के रूप में भेज देते हैं, हम अपना प्रतिनिधि विधानमंडल में विधायक के रूप में भेज देते हैं, हम अपना प्रतिनिधि संसद में सांसद के रूप में भेज देते हैं और वो हमारे बिहाफ में शासन करता है। हाँ, अगर वो अच्छा शासन नहीं करेगा उसको 5 साल बाद हटा दिया जाएगा। वो व्यक्ति अपने मन से नहीं गया है, हमने उसको चुन करके क्या किया है? वहां पे भेजा है। तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है। जनता यहां प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। फिर क्या लिखा है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। गणराज्य क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है, देखेंगे। गणराज्य का मतलब होता है मेरे भाई, समझेंगे, गणराज्य का मतलब होता है हम किसी ऐसे देश को गणराज्य कहते हैं। ध्यान समझेंगे, गणराज्य का मतलब है अगर कोई ऐसा देश है या कोई ऐसी शासन व्यवस्था है उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है, उसका पद वंशानुगत नहीं है बल्कि उसका पद निर्वाचित होता है, तब उसे गणराज्य कहा जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, तो जिन जिन देशों में जब संविधान लागू होता है तब गणतंत्र दिवस होता होगा, ऐसा नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो राष्ट्राध्यक्ष हो उसका पद वंशानुगत ना हो बल्कि उसका चुनाव होता हो। जैसे बाबर के बाद हुमायूं राजा बन गया, हुमायूं के बाद अकबर राजा बन गया, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये गणतंत्र नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक,
ये भैया गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का मतलब क्या है? इसे भारत का राष्ट्रपति, देश का राष्ट्राध्यक्ष है, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू, तो पद क्या होता है? बदल जाता है। तो अगर कोई ऐसा देश है जहां का राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत है, वो गणतंत्र नहीं होगा। जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत ना हो, निर्वाचित होता हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कि ये जो है ये जो है गणराज्य या गणतंत्र है। इसको यूपीएसआई ने पूछा भी है। देखिए बहुत ध्यान से एग्जांपल, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। जैसे एक देश है, कौन सा? एक देश है अपना इंडिया, और एक देश है ब्रिटेन। इन दोनों में क्या अंतर है? इंग्लैंड में, भारत में भी लोकतंत्र पाया जाता है और ब्रिटेन में भी लोकतंत्र पाया जाता है। भारत में गणतंत्र पाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं पाया जाता। समझिए कैसे? हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? उनके राजा महाराजा हैं। हमारे यहां जैसी स्थिति राष्ट्रपति की है, ठीक वैसी स्थिति ब्रिटेन में वहां के राजा महाराजा की है। हमारे यहां विधि कैसे बनता है? लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं। ब्रिटेन में कानून कैसे बनता है? वहां की लोकसभा से पास होता है, हाउस ऑफ कॉमन से, वहां की राज्यसभा से पास होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड से, और कौन साइन करता है? महाराजा महारानी साइन करते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रपति का हर 5 साल पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन इंग्लैंड के महाराजा महारानी का चुनाव नहीं होता। तो इंग्लैंड में लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है, यानी भारत में क्या है? गणतंत्र पाया जाता है। उम्मीद है आप एग्जाम्पल से और अच्छा समझ गए होंगे कि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। तो भारत में क्या है? भारत में गणराज्य है भारत, या भारत एक गणतंत्र देश है। इसी को कई बार गणराज्य भी कहा जाता है, इसी को कई बार गणतंत्र भी कहा जाता है। अगर देश की बात करेंगे तो गणराज्य हो जाएगा, और शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गणतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। मैं दोनों लिख दे रहा हूं, गणराज्य और गणतंत्र। एक बार मैं आपको इसका फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूं, ठीक ना, एक लाइन में, तो ताकि आपको याद हो जाए। जैसे हमारे भारत देश में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और इसी तारीख को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि जिस तारीख को संविधान लागू होता होगा, या जिन जिन देशों में जिस तारीख को संविधान लागू होता होगा, वो उसी दिन उस देश को गणतंत्र माना जाता है। संविधान का लागू होना गणतंत्र होने की शर्त है, ऐसा नहीं होता। गणतंत्र या गणराज्य होने का मतलब होता है कोई ऐसी शासन व्यवस्था, कोई ऐसा देश जिसका जो राष्ट्राध्यक्ष हो उसका पद वंशानुगत ना हो, बल्कि उसका पद निर्वाचित होता हो। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं। इनका पद वंशानुगत नहीं है, इनके पद के लिए हर 5 साल पे इनडायरेक्ट चुनाव होता है। तो हमारा देश क्या है? गणतंत्र और गणराज्य है। अब ब्रिटेन में लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में महाराजा महारानी राष्ट्रपति के तौर पे पाए जाते हैं, और उनका पद वंशानुगत, उनका चुनाव नहीं होता। तो गणतंत्र का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का पद निर्वाचित होता हो, वंशानुगत ना हो। फिर देखिए क्या लिखा है। अब मैंने आपको समझा दिया क्या क्या हमारे संविधान में क्या कहा प्रस्तावना में। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथ निरपेक्षता वाला बनाएंगे, लोकतंत्र वाला बनाएंगे, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब आइए देखते हैं नागरिकों को क्या क्या देना है। प्रस्तावना कह रही है हम अपने देश के नागरिकों को न्याय देंगे। क्या बोला गया है? प्रस्तावना कह रही है लोगों को न्याय दिया जाएगा। न्याय कौन कौन सा दिया जाएगा? साफ साफ लिखा है 3 प्रकार का न्याय दिया जाएगा। सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा, और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा 6-7, ताकि एक बार में आपको क्लियर हो जाए परीक्षा में आज क्या क्वेश्चन पूछता है। साफ साफ देखिए न्याय कितने प्रकार का बोला गया है। प्रस्तावना कहती है 3 प्रकार का न्याय मिलेगा। कैसा न्याय मिलेगा? एक हमको मिलेगा सामाजिक न्याय, एक हमको मिलेगा आर्थिक न्याय, और एक हमको क्या मिलेगा? राजनीतिक न्याय। यानी भैया समाज में हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ में, राजनीति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको वोट देने का बराबर अधिकार होगा, अर्थव्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे आपकी 100 रुपए की नोट 100 रुपए में चलेगी। हमको चीनी अगर 50 रुपए किलो मिलेगा तो हर आदमी को 50 रुपए किलो मिलेगा। हमारी नोट अगर 100 रुपए में चलेगी, 100 की नोट, तो मोदी जी की बुआ और मौसी की लड़की की भी नोट जो है 100 रुपए में ही चलेगी। हमारे यहाँ 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। यहाँ पे एक चीज खूब ध्यान दे के आपको समझने वाली बात है। वो बात क्या है कि हमारे यहाँ जो प्रस्तावना है ये धार्मिक न्याय की बात नहीं करती। खूब अच्छे इसको नोट कर लें, खूब पूछा जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्रस्तावना में धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया है, इसमें रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं किया गया है।
कौन सी बात नहीं किया गया? इसमें धार्मिक न्याय नहीं है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 3 प्रकार का न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन यहां धार्मिक न्याय की बात नहीं किया गया है। फिर देखिए फिर क्या लिखा है, फिर क्या कह रहा, हमारे संविधान का उद्देश्य है कि लोगों को आजादी देगा, लोगों को क्या करेगा? स्वतंत्रता देगा। कितने प्रकार की देगा? तो कहा है भैया 5 प्रकार की स्वतंत्रता देंगे। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। पहला क्या कह रहा, विचार की स्वतंत्रता देंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देंगे, विश्वास की स्वतंत्रता देंगे, धर्म की स्वतंत्रता देंगे और उपासना की। यानी न्याय 3 प्रकार का मिलेगा और आजादी 5 प्रकार की मिलेगी। कौन कौन सा 5 है यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या बोला गया? कहा गया भैया विचार किसकी आजादी होगी? हमारे यहां विचार की आजादी होगी। फिर क्या लिखा है हमारे यहां? अभिव्यक्ति, विचार की आजादी होगी, अभिव्यक्ति की आजादी होगी। फिर क्या बोला गया? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, धर्म, उपासना। हाँ, साफ साफ क्या बोला गया? कहा गया हमारे भारत देश में विचार की अभिव्यक्ति होगी, सॉरी अक्रम हो गया आगे पीछे, यहां लिख दे रहा हूं विश्वास। क्या? विश्वास की क्या होगी हमारे यहां? आजादी। 5 प्रकार की आजादी मिलेगी। संख्या याद करके रखेंगे। न्याय 3 प्रकार का, आजादी 5 प्रकार की। विचार की आजादी क्या है? विचार का मतलब है अगर मैं सोच रहा हूं कि इस्लाम एक अच्छा धर्म है, मैं सोच रहा हूं कि क्या कहते हैं विराट कोहली लंदन में रह करके ठीक कर रहे हैं, ये मेरा अपना विचार है। आप मेरे विचार के आधार पर मुझको गलत नहीं साबित कर सकते। लोकतंत्र की बुनियाद ही यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोकतंत्र की बुनियाद है बोलने की आजादी। फिर देखिए अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? विचार को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। जैसे हम लोग जो फेसबुक पे लाइव होते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव होते हैं, जो होर्डिंग बैनर लगाते हैं, जो मोबाइल पे वॉलपेपर लगाते हैं, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो या ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, हम अपना विचार ही तो प्रकट करते हैं, हमको आजादी है। विश्वास, विश्वास का मतलब है कोई व्यक्ति किसी भी चीज में विश्वास रख सकता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो आईपीएल में उनका विश्वास चेन्नई टीम के साथ है, उनको चेन्नई टीम बहुत अच्छी लगती है। तो क्या मोदी जी कानून बना देंगे कि सबको चेन्नई को ही पसंद करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। विश्वास सबका अलग अलग है। मेरा विश्वास मुंबई के साथ है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आईपीएल में आपका विश्वास कौन सी टीम के साथ है? सबका अलग टीम है, तो विश्वास की आजादी होगी हमारे यहाँ। ठीक, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, हो सकता है मुझको सिख धर्म भी अच्छा लगता हो, मैं जाऊंगा गुरुद्वारा, मेरा गुरुद्वारे में भी विश्वास हो। ठीक ना? धर्म का मतलब क्या है? मैं हिंदू हूं, मुझे अपने धर्म को मानने की आजादी है, कोई मुझको पकड़ के जबरदस्ती धर्म नहीं बदलवा सकता। उपासना का मतलब होता है धर्म के आचरण का पालन करना। कल से मैं चंदन लगा के आ जाऊं, मेरी उपासना है। मैं चुंदाई रख के आ जाऊं, मेरी उपासना है। कोई मुस्लिम बच्चा छेद वाली टोपी पहन के आ जाएगा, उसकी उपासना। सिख लोग पगड़ी पहन के आएंगे, उनकी उपासना है। तो 5 प्रकार की आजादी मिलेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। और फिर क्या कहा गया है? कहा गया है भैया समानता 2 प्रकार की मिलेगी। कौन कौन समानता? कहा गया है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। देखिए साफ साफ क्या लिखा है? 2 प्रकार की समानता मिलेगी। कौन कौन सी? एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर, ये 2 समानता मिलेगी। प्रस्तावना कह रही है कि भैया थोक थोक में दे रहे हैं। क्या कह रही है प्रस्तावना? कह रही है थोक में दे रहे हैं, आओ ले लो। क्या ले लो? 3 प्रकार का न्याय ले लो, 5 प्रकार की आजादी ले लो, और प्रतिष्ठा और अवसर की हमसे क्या ले लो? समानता ले लो। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? सम्मान। यानी पहले क्या होता था? पहले हमारे यहाँ लोगों को, किसी जात के लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता था, किसी को कम मिलता था। कोई फलाने का लड़का है, कोई ढिमकाने का लड़का है। आज ऐसा नहीं है, समाज में सबकी प्रतिष्ठा बराबर है, किसी को विशेषाधिकार नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति और राज्यपाल बन जाएंगे तो भले विशेषाधिकार मिल जाए, बाकी समाज में किसी धर्म का होने के नाते, किसी जाति का होने के नाते विशेषाधिकार नहीं मिलता था। मुगल काल में मुस्लिम होने के नाते आपको जजिया कर नहीं देना है, ये क्या है? ये विशेषाधिकार था। अब ऐसा नहीं है। अवसर, सबको वोट देने का बराबर अवसर है कि नहीं अवसर है? 2 प्रकार की क्या होगा? समानता होगी। याद करिए 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की क्या है? समानता है। और संविधान को स्वीकार करने की तिथि भी इसमें क्या बताई गई है? 26 नवंबर 1949। क्या लिखा है? 26 नवंबर 1949 इसमें बताया गया है। ठीक, तो आप देखिए मैंने आपको पूरा कंक्लूड किया। आप क्या बोलेंगे? अगर कोई व्यक्ति संविधान की प्रस्तावना पढ़े तो क्या जान जाएगा कि भारत के संविधान में पावर किसके पास है? भारत के लोगों के पास है। किसके पास है? हमारे यहाँ जो पावर है वो भारत के लोगों के पास है। ठीक, कोई व्यक्ति जान जाए किसके पास है? पावर जो है भारत के लोगों के पास है। फिर कोई व्यक्ति अगर ये जानना चाहे कि भारत देश कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है,
तो उसको क्या पता चलेगा, भैया भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, भारत देश समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता यहाँ पाई जाती है, यहाँ लोकतंत्र पाया जाता है, यहाँ पे गणतंत्र पाया जाता है, यहाँ पे समाजवाद पाया जाता है। अगर कोई ये जानना चाहे कि देश लोगों को क्या देना चाहता है, तो आप क्या जानेंगे, जो देश हमारा है ये लोगों को 3 प्रकार का न्याय देना चाहता है, ये लोगों को 5 प्रकार की आजादी देना चाहता है और 2 प्रकार की समानता देना चाहता है। हाँ, अगर कोई ये भी जानना चाहे कि संविधान किस तारीख को एक्सेप्ट किया गया, तो आप क्या बोलेंगे, बन करके तैयार हुआ और एक्सेप्ट कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट किया गया। एक बार फिर से याद करेंगे, पावर किसके पास है, पावर है भैया, सारी की सारी पावर है, ये पवन सिंह वाली पावर नहीं है, ये पावर है किसके पास, भारत के लोगों के पास। हमारा देश किसी के दबाव में काम नहीं करता, हमारे देश का संसाधन सबके लिए है, हमारा देश सभी धर्मों के लिए काम करता है, हमारे यहाँ जनता का शासन है, हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष का पद वो निर्वाचित होता है, हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। देश हमको 3 प्रकार का न्याय देगा, देश हमको 5 प्रकार की आजादी देगा और देश हमको 2 प्रकार की समानता देगा। ये वाला संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हमारे यहाँ स्वीकार कर लिया गया था। लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। ठीक, अब देखिए, अब ये पूरा मैंने आपको समझाया। अब अगर हम लोग इसी पर कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके एक बार में बैठ जाएगा। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका जवाब बिल्कुल दे ले जाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है, पहला प्रश्न आपके सामने ये कह रहा, कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता और भ्रातृत्व का वर्णन किया गया है। तो देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, न्याय पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर भैया स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की। और भाईचारा कितने प्रकार का बताया गया है, 1 प्रकार का। क्या जवाब बनेगा, 3, 5, 2 और 1। ये क्या बनेगा, ये इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब बनेगा। 3 प्रकार का न्याय है हमारे यहाँ। ये सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की आजादी है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का क्या है हमारे यहाँ, भाईचारा है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान के प्रस्तावना का आरंभ होता है। अब देखिए, लौकिक का मतलब क्या होता है, लौकिक मतलब होता है कि भारत देश में लोगों का वर्चस्व है। क्या बता रहा है, लौकिक का मतलब क्या होता है, इस लोक की बात, पारलौकिक मतलब भगवान की बात। तो क्या कह रहा है कि भारत में लोगों के पास लोगों की सार्वभौमिकता है, भारत में लोगों की शक्ति है। कैसे पता चलता है, वही पूछा कि भारत में पावर लोगों के पास है, लौकिक सार्वभौमिकता है। कैसे पता चलता है, प्रजातंत्री भारत से, भारतीय गणतंत्र से, जनता के लोकतंत्र से, या हम भारत के लोगों से। तो क्या बोलेंगे, प्रस्तावना की शुरुआत होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या बताती है कि भारत में सारा की सारी पावर लौकिक है, इसी जमीन पे पाए जाने वाले लोगों के पास है, पारलौकिक नहीं है। तो क्या जवाब बनेगा, बी यहाँ पे, इसका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। क्या हमारी प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, राजनीतिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, या हमारे संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक या धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया। देखिए, मैंने आपको ये बात अलग से समझाई थी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, साफ साफ जानते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, हमारे यहाँ रिलीजियस 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, लेकिन धार्मिक न्याय का वर्णन हमारी प्रस्तावना में नहीं किया गया है। क्या सही जवाब बनेगा, डी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ये सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है। इनमें से कौन सा उद्देश्य हमारे संविधान में नहीं बताया गया प्रस्तावना में। क्या प्रस्तावना विचार की आजादी देने की बात नहीं करती, क्या प्रस्तावना विचार की आजादी देने की बात नहीं करती, आर्थिक आजादी देने की बात नहीं करती, अभिव्यक्ति की आजादी देने की बात नहीं करती, कि विश्वास की। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, प्रस्तावना में 5 प्रकार की आजादी की बात किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी प्रस्तावना में कहीं से भी आर्थिक आजादी देने की बात नहीं किया गया है। आर्थिक न्याय देने की बात किया गया है, लेकिन आर्थिक आजादी देने की बात प्रस्तावना में कहीं पर भी नहीं किया गया है। अब ये सब क्वेश्चन जब पूछता है तो क्या होता है, बच्चे वही प्रस्तावना कहां से लिया गया,
प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई ये पढ़ के जाते हैं, ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। जब आप खूब अच्छे से प्रस्तावना पढ़े रहेंगे तभी आप ये जान पाएंगे। क्या हमारे यहाँ प्रस्तावना में सामाजिक समानता की बात नहीं किया गया है, व्यक्ति के गरिमा की बात नहीं किया गया है, प्रतिष्ठा की समानता की बात नहीं किया गया है, या राष्ट्र की अखंडता की बात नहीं किया गया। देखिए बहुत ध्यान से क्या बोला गया है प्रस्तावना में, साफ साफ क्या बोला गया है कि हमको राष्ट्र की एकता अखंडता को बचा के रखना है। भैया अखंडता कैसे जोड़ा गया था, हाँ अखंडता कैसे जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, अखंडता को जोड़ा गया था। प्रतिष्ठा, दो प्रकार की समानता है, कौन कौन सी, क्या कहते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक समानता की बात नहीं किया गया है। क्या किया गया है, डी, इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, ए बन जाएगा। हाँ ए, सोशल इक्वलिटी की बात नहीं किया गया। देखिए व्यक्ति की गरिमा की बात किया गया है, कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा की बात किया गया, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए था, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखिए साफ साफ क्या लिखा है, व्यक्ति की गरिमा को बचाने के लिए, तो गरिमा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन है। हमारे भारत देश में सारी की सारी पावर राजनीति में किसके पास पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे, प्रस्तावना ही बताती है सारी पावर किसके पास है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के पास क्या पाई जाती है, सारी की सारी पावर किसके पास है, हम भारत के लोगों के पास। कितना आसान सा प्रश्न है, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि आप नहीं कर पाएंगे। अगला क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है। क्या हमारे प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, लोकतंत्र का वर्णन नहीं किया गया है या सार्वभौम शब्द का वर्णन नहीं किया गया है, पंथ निरपेक्षता का वर्णन नहीं किया गया है, या उदारवादी शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। ये जो आप देखें ना सॉवरेन सार्वभौम, यही क्या है, यही है संप्रभुता। यहाँ पे संप्रभुता की चर्चा किया जा रहा है, ये संप्रभुता है। या आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है प्रस्तावना में क्या लोकतंत्र का वर्णन नहीं किया गया है, संप्रभुता का वर्णन नहीं किया गया है, पंथ निरपेक्षता का वर्णन नहीं किया गया है, कि उदारवादी व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक ना। अब ये मैंने आपको प्रस्तावना पे दो क्लासें बताई, एक पिछली और एक ये, मैंने पूरी प्रस्तावना आपको कंप्लीट करके दे दिया है। आपको प्रस्तावना से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो आप यहां से क्या करेंगे, कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं इसका जवाब आप मुझको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही मैं आपको प्रस्तावना से 3 क्वेश्चन और दे करके जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए हमारे प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, कौन कौन से 3 प्रकार का न्याय है हमारे प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, ये कौन से देश की क्रांति से प्रेरित है, बताना है कौन से देश की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना को लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, ये जो विचार लिया गया है ये कौन से देश की क्रांति से लिया गया है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, और सब लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कहां से लिया गया। और अगर आपको यूपीएसआई का एग्जाम देना है या आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं तब आपके लिए क्वेश्चन मैं आप छोड़ के जा रहा हूं। एसएससी वगैरह में नहीं पूछता, आपको बताना है हमारी प्रस्तावना को, आपको बताना है हमारे संविधान की प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने संविधान की आत्मा कहा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना को किस व्यक्ति ने और किस मुकदमे में संविधान की मूल आत्मा कहा गया है, किसने इसको हमारे संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दिया है, और किसने हमारे संविधान प्रस्तावना को भारत के संविधान की राजनीतिक जन्म पत्र या जन्म कुंडली कहा है। हालांकि इस केवल बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है हमारे प्रस्तावना का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है किस देश की क्रांति से लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का विचार किस देश की क्रांति से लिया गया है, संविधान को किसने, प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, किसने मूल आत्मा कहा है, किसने परिचय पत्र कहा है, और किसने इसकी जन्मपत्री कहने का काम किया है। ठीक ना। और अगर आपको ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ जुड़े रहना है तो आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा आप कमेंट करके बताइएगा, मैं टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। आपको निकट भविष्य की परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे। जय हिंद।